So students, the next topic of this chapter which we have to study is states of matter. So let me read this for you. Observe different types of matter around you. What are its different states? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid, and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Now let us study about the properties of these three states of matter in detail. So students, as you all know that if you observe your environment, if you observe your surroundings, then you will notice that the matter around you is basically in three states. We have three states in matter is present in three different states around us, and those three states of matter are solid, liquid, and gas. As you have read this already in your junior classes, so it is well known that matter has three states: solid, liquid and गैस. और ये जो मैटर है इसको तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड क्यों किया जाता है कि किस वजह से जो है मैटर को तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, तो उसका रीज़न है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इन सब अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखा गया है पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. तो अब वही पढ़ेंगे हम, एक एक मैटर के बारे में हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्टिंग में आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 9.1. सो इफ़ यू विल रीड दिस एक्टिविटी देन यू विल नोटिस दैट आपको इसमें कुछ आर्टिकल्स इकट्ठे करने को बोल रखे हैं, जैसे सपोज अ पेन, अ बुक, अ नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक. सो यू हैव टू रीड दिस. That means all the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volumes, that is, have negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. सो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ के अंदर आपको सीधे सीधे ये कहा गया है कि अगर इस ऊपर जो एक्टिविटी है उसके अंदर आपको कुछ सॉलिड्स इकट्ठे करने हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी पहले बताया, एक पेन हो गया, बुक हो गया, नीडल हो गई या वुडन लॉग हो गया. तो इन सब चीज़ों को अगर आप नोटिस करेंगे तो उन सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ कॉमन आप नोटिस करेंगे. वो नोटिस क्या करेंगे कि उन सब का डेफिनेट शेप है, उन सब की डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, उनका फिक्स्ड वॉल्यूम है. ओके, सबका कोई ना कोई डेफिनेट शेप है. और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि उनकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है. कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब प्रेशर अप्लाई करें, उसे कंप्रेस करें, तो उसका शेप चेंज हो जाए. तो सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, यानी कि अगर आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो रिजिड रहने की कोशिश करता है, वो अपना शेप को मेंटेन रखने की कोशिश करता है. और चाहे उस पर कितनी भी फोर्स लगे, अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी तो एट द लास्ट वो ब्रेक ही हो जाएगा, लेकिन अपनी कंप्रेसिबिलिटी को मेंटेन रखेगा, अपनी शेप को मेंटेन रखेगा और एकदम नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी शो करेगा. डेट मीन्स वो रिजिड होता है अपनी शेप के अंदर, और उसके शेप को चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. तो ये प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड्स की. अब आपको कुछ सिचुएशंस को कंसिडर करना है. सो नंबर 1, अगर आप देखेंगे, ए वाली सिचुएशन अगर आप देखेंगे, देन व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट
change its shape on stretching, is it a solid? तो ये सीधे सीधा आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि रबर बैंड जो होता है, अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा, तो क्या वो एक सॉलिड है? देन नंबर बी, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? शुगर और सॉल्ट को अगर आप डिफरेंट शेप्स के जार में रखेंगे तो वो जार का शेप ले लेंगे, तो क्या वो भी सॉलिड है? एंड सी इज़, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट. वाई? स्पॉन्ज, अगर उसके हम स्पॉन्ज को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करने पर, तो क्या वो फिर भी सॉलिड है? तो हमने अभी देखा था कि सॉलिड जो है उसका रिजिड शेप रहता है, वो शेप चेंज नहीं करता, अपना डेफिनेट वॉल्यूम रखता है और कंप्रेस भी नहीं होता. तो ये सब जो सिचुएशंस हैं ये आपको इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करने को मजबूर करती हैं कि क्या ये सब चीज़ें सच में सॉलिड हैं. तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको नीचे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है. जो ए वाली सिचुएशन है उसका क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है आपको. सबसे पहले, रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स. तो रबर बैंड का सीधा सा ये एप्लीकेशन है कि जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, और फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो वो वापस से अपना शेप रीगेन कर लेता है. और जब एक्सेसिव फोर्स आप उस पर अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्वियसली ये बात है कि वो ब्रेक हो जाएगा. डैट मीन्स इट इज़ अ सॉलिड. देन सेकेंड एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट crystal remains fixed whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar. तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको ये कह रहा है कि आप शुगर को, सॉल्ट को, जैसे हमारी सिचुएशन थी कि उसे जिस जार में हम डालते हैं, सपोज़ जार जो है वो रेक्टेंगुलर जार है, आपने रेक्टेंगुलर जार के अंदर शुगर को रखा, और सपोज़ राउंड जार है उसके अंदर आपने शुगर को रखा, तो वैसा उसका शेप हो जाएगा. हाँ, शेप तो हो जाएगा, बट शुगर और सॉल्ट जो होता है वो अलग अलग क्रिस्टल से बना हुआ होता है, और उसके क्रिस्टल्स का जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है. डेट मीन्स कि अगर आप उसे प्लेट में भी डालोगे तो वो, हाँ, प्लेट का शेप ले लेगा, लेकिन उसका क्रिस्टल्स का शेप वैसा का वैसा रहेगा. तो इसलिए आप कह सकते हो कि वो एक सॉलिड है. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन स्पॉन्ज का दिया हुआ है. अ स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. स्पॉन्ज के अंदर, जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा, स्पॉन्ज के अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं. उन होल्स के अंदर वो एयर को ट्रैप करता है, और जब हम उससे प्रेस करते हैं तो वो एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है. डेट मीन्स कि हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि वो एक कंप्रेसिबल सॉलिड है. सो हेयर यू कैन summarize this. सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ की एज ए समरी लिस्ट है ये, और इसे आप एज ए नोट टेक कर सकते हैं. नंबर 1 प्रॉपर्टी इज़ सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप. उनका डेफिनेट शेप होता है. सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड्स हैव आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड्स आर रिजिड. पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल एनर्जी. एनर्जी भी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, बिकॉज सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो हैं अपनी पोजीशन को रिटेन रखते हैं और मूवमेंट शो नहीं करते, उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता है, इसलिए उनकी एनर्जी जो है बहुत ही नेग्लिजिबल होती है. एन एग्जांपल, सॉलिड का कोई भी आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्टोन्स, आयरन, पेंसिल, पेन, लॉग ऑफ वुड, कोल एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स के. सो दिस यू कैन टेक एज समरी नोट्स for the properties of solids. Now the next state of matter is liquid state. So for the liquid state we are given another activity. So the activity says that you have to collect water, liquid, cooking oil, milk, juice, a cold drink. Containers of different shapes, put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory.
What will happen if these liquids are split on the floor? So students, in this activity it is asked for collecting these things. आपको ये सब लिक्विड्स कलेक्ट करने हैं और इन सबको अलग अलग शेप्स के कंटेनर के अंदर डालना है और उन कंटेनर्स के ऊपर 50 ml मार्क करना है। और मेजरिंग सिलेंडर, लेबोरेटरी में जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उसकी हेल्प से इसको मेजर करके और अलग अलग कंटेनर्स के अंदर उसे रखना है। देन फर्स्ट पॉइंट जो ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अगर फ्लोर के ऊपर ये लिक्विड्स गिर जाएंगे तो क्या होगा? सो अगर ये गिर जाएंगे तो सारे लिक्विड्स जो है वाटर के, जो वाटर होगा या कुकिंग ऑयल होगा, मिल्क होगा, जूस होगा, वो फ्लोर के ऊपर गिर जाएगा और वो फ्लो होने लग जाएगा, है ना। उसे जहाँ पर भी मिलेगी जगह वो वहाँ पे फ्लो होने लगेगा। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बट उसे जहाँ पर भी जिस भी डायरेक्शन में वो उसे जगह मिलेगी वो वहाँ पे फ्लो होने लग जाएगा। ये सब प्रॉपर्टी होगी, ये सब कॉमन सेंस भी हम लगा सकते हैं कि लिक्विड जो है इस तरीके से बहने लग जाएगा फ्लोर के ऊपर। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये चीज़ हमसे कह रहा है कि measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? 50 ml आपको एक लिक्विड का मेजर करना है और उसे डिफरेंट कंटेनर्स में एक के बाद एक डालते रहना है। तो अगर जब आप डालोगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा क्या? ऑब्वियसली यस, सेम रहेगा। वो सेम इसलिए रहेगा बिकॉज हम कंटेनर चेंज कर रहे हैं ना, हम लिक्विड को चेंज नहीं कर रहे, वो तो उतना है जितना ही रहेगा। नेक्स्ट इज, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? क्या शेप लिक्विड का रिमेन सेम करता है? नो, ऐसा नहीं होगा। आप लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे वो वैसा शेप गेन कर लेगा। सपोज़ आपने कॉनिकल में डाला है तो वो कॉनिकल बन जाएगा, आपने राउंड में डाला है तो वो राउंड बन जाएगा। जिस तरीके का कंटेनर होगा उस तरीके का उसका लिक्विड का शेप हो जाएगा। देन last it is telling that when you pour the liquid from one container into another does it flow easily? जब आप लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालोगे तो वो ईज़िली फ़्लो होगा का? ऑब्वियसली यस, वो ईज़िली फ़्लो होगा। तो इस एक्टिविटी से हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता चल रही हैं लिक्विड की। सबसे पहली से हमें ये पता चला कि वो लिक्विड जो है वो फ़्लो होगा। सेकंड से हमें ये पता चला कि जो लिक्विड है वो जिस कंटेनर में जाता है उसका शेप गेन कर लेता है, यानी उसका कुछ फिक्स्ड शेप नहीं होता लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सो ये जो लास्ट पैरा है इसमें यही दिया हुआ है, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। The type of the container in which they are kept, liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. So ये टर्म आपको याद रखनी है कि लिक्विड्स जो हैं फ्लो कर सकते हैं, अपना शेप चेंज कर सकते हैं। रिजिड नहीं कह सकते हम उन्हें, पर हम उन्हें फ्लूइड कह सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट para read says, refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. So this para says, हमने पहले एक्टिविटी में देखा है 1.4 1.5, आई होप आप लोगों ने रीड कर ली होगी। तो उन एक्टिविटीज़ से हमने देखा कि सॉलिड और लिक्विड जो है लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज़ होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, मींस मिक्स हो जाता है वो। और अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर में देखें तो बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं और ये गैसेस जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकती है, डिफ्यूज़ हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये सब जो गैसेस हैं वो और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ यही होती है कि वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाती है और डिज़ोल्व हो जाती है। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in
water. Thus, we may conclude that solids, liquids, and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solids. This is due to the fact that in the liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. तो स्टूडेंट्स, इस पैरा में आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि सब लिविंग क्रिएचर्स को ब्रीदिंग के लिए, सर्वाइवल के लिए ब्रीदिंग की ज़रूरत पड़ती है, और ब्रीदिंग के लिए किसका ज़रूरी है? ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, गैसेस का होना ज़रूरी है। और ये जो गैसेस हैं वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाती हैं। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो एक्वाटिक एनिमल्स सेंस है ऐसे एनिमल्स, ऐसे क्रिएचर्स जो वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं। ओके, फिशेस, ये सब एक्वाटिक एनिमल्स हैं और ये सब वाटर के अंदर सर्वाइव करती हैं। तो वाटर के अंदर जो है ये कभी भी H2O का ऑक्सीजन नहीं लेती हैं। जैसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो वाटर के अंदर रहेंगे, वाटर जो होता है H2O होता है, तो ये कभी भी ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। इन्हें ब्रीदिंग के लिए डिज़ोल्व ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ही अपने रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसीलिए गैसेस जो हैं उनका डिज़ोल्व होना ज़रूरी है ताकि सर्वाइवल हो सके सब क्रिएचर्स का। थस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। और इसी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, ये सब लिक्विड्स के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं, मीन्स मिक्स हो सकते हैं। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड का जो डिफ्यूजन रेट है वो सॉलिड से कहीं ज़्यादा होता है। ये इसलिए होता है बिकॉज पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। सो आपको पता है कि जो लिक्विड स्टेट है उसके ना पार्टिकल्स, जैसे सपोज़ एक कंटेनर है, उसका लिक्विड है, तो उसके ना पार्टिकल्स जो होंगे वो दूर दूर होंगे। बट इफ़ वी टॉक अबाउट सॉलिड्स, तो उसके ना पार्टिकल्स जो हैं एकदम टच में होंगे, एक दूसरे से एकदम टच में होंगे। सॉरी फॉर दी ड्राइंग्स, बट यही वे इसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सॉलिड्स में जो होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, बहुत ही स्टिफ होते हैं। बट लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं, और इसी वजह से वो इजीली डिफ्यूज़ हो पाते हैं। इसीलिए उनकी डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो ग्रेटर होती है। सो these are the points to summarize. You can have a summary of the properties of liquids. Number 1 is liquids do not have fixed shapes. लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो जिस कंटेनर में जाते हैं उसी का शेप गेन कर लेते हैं। लिक्विड्स ऑक्यूपाई फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो बट डू नॉट हैव रिजिडिटी। लिक्विड्स फ्लो तो कर सकते हैं बट इनके पास रिजिडिटी नहीं होती है। लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी। इनकी डेंसिटी लेसर होती है। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम यहाँ पे सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं कि सॉलिड से लेसर इनकी डेंसिटी होती है। द लिक्विड्स शो डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। ओके, हेयर वी आर ऑल्सो कंपेयरिंग लिक्विड्स विद सॉलिड्स, दे आर मोर compressible. Examples of liquid are water, kerosene oil, glycerine, petrol, alcohol, benzene. These all are liquids. So the next state of matter is gaseous state. Okay, next is gaseous state. Let me read this para for you. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he give in the cylinder. So students, gaseous states की बात हो रही है। gaseous states की बात हो रही है एंड
राइटर आपसे ये कह रहा है कि आपने कभी देखा है बलून सेलर को बलून्स फिल करते हुए, और वो भी एक गैस सिलेंडर की हेल्प से। तो कभी आप उसे देखो तो उससे इंक्वायर करना, मीन्स उससे पूछना कि वो इसके अंदर इस तरीके से इस गैस को फिल करता है और एक सिलेंडर से कैसे फिल कर लेता है इतने सारे बलून्स को। प्लस ये भी आप उससे पूछना कि कौन सी गैस से बलून्स फिल की जाते हैं। तो आप पूछोगे तो वो बता देगा आपको वैसे तो, बट यहाँ मैं भी आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जो कुछ गैसेस होती हैं उनमें से सबसे लाइटेस्ट जो गैस है, एकदम लाइट जो होती है, मीन सबसे हल्की जो गैस है लाइटेस्ट, वो 2 गैसेस होती हैं। एक होती है हाइड्रोजन H2 एंड दूसरी है हीलियम। ये दोनों गैसेस जो हैं लाइटेस्ट गैसेस हैं, और आई एम श्योर कि जो बलून सेलर होगा उसके पास भी इन दोनों में से कोई सी गैस का सिलेंडर होगा, या तो हाइड्रोजन गैस सिलेंडर होगा या फिर हीलियम गैस सिलेंडर होगा। उसी की हेल्प से वो बलून्स को फिल करता है। तो आपको भी ये बात ध्यान रखनी है, लाइटेस्ट गैस कौन सी हैं 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। सो if you read this activity, let me just summarize the activity for you. Actually in this activity it is instructed to take 300 ml syringes. आपको 300 ml की syringes लेनी है, ऐसी दिखती है syringes as you can see। और उन syringes को लेने के बाद में उनके nozzles को आपको rubber cork से cover करना है। As you can see in the picture, the nozzle is covered with rubber cork। उन तीनों सिरिंजेस को रबर कॉर्क से कवर करने के बाद में क्या करना है आपको, जो फर्स्ट सिरिंज है उसका आपको पिस्टन, मतलब तीनों का पिस्टन रिमूव कर देना है। सबसे पहले तीनों सिरिंजेस का पिस्टन रिमूव कर देना है। देन जो नंबर 1 वाली पिस्टन है उसमें आपको कुछ नहीं डालना, उसको एज इट इज़ खाली छोड़ना है। देन नंबर 2 वाली सिरिंजेस है उसके अंदर आपको वाटर फिल करना है। एंड नंबर 3 सिरिंज जो है उसके अंदर आपको चॉक पीसेस फिल करने हैं। तो तीनों सिरिंजेस को आप इस तरीके से, एक को खाली छोड़ना है, एक में वाटर फिल करना है और एक में चॉक पीसेस फिल करने हैं। फिल करने के बाद में आपको पिस्टन को दोबारा से सिरिंज के अंदर इंसर्ट करना है। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए वैसलीन भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि इजीली स्मूथ मूवमेंट से पिस्टन उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। पिस्टन इंसर्ट करने के बाद में अब आपको पुश करना स्टार्ट करना है पिस्टन को सिरिंज के अंदर। तो जब आप पिस्टन को इंसर्ट करोगे, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे पिस्टन के ऊपर, सो राइटर आपसे 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस वाज द पिस्टन ईजीली पुश्ड इन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस। तो ये पूछ रहा है कि कौन से केस के अंदर आपकी पिस्टन ईजीली पुश हो गई होगी अंदर। तो एज यू कैन सी, जो हमने ली थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गैस थी, खाली थी वो, उसके अंदर यानी कि कुछ नहीं था, बस गैस थी, नॉर्मल एयर थी उसके अंदर, तो वो इजीली पुश हो जाएगा। देन सेकंड सिरिंज जो थी उसके अंदर आपने लिया था वाटर। तो वाटर इज़ अ लिक्विड, तो आपको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ा होगा उसके अंदर, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ा होगा। देन नेक्स्ट इज़ जो थर्ड सिरिंज थी उसके अंदर चॉक पीसेस फिल किए थे हमने, तो ऑब्वियसली उसको पुश करने में बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा और मे बी हम उसे पुश ना भी कर पाएँ अंदर। तो ये डिफरेंसेस और ये ऑब्जर्वेशंस हमारी होंगी इसके अंदर। We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in cylinders, is compressed gas. Compressed natural gas is used as fuel these days in vehicles due to its high compressibility. Large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. So students, आपको इस पैराग्राफ के अंदर बस ये बताया गया है, जो उस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ही ये बताया गया है कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। जैसे कि आपने सिरिंज के अंदर जो खाली थी उसके अंदर बिल्कुल भी फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, इजीली जो है पिस्टन जो है पुश हो गया होगा। तो इसी से हमें पता लगता है कि गैसेस जो होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, इजीली कंप्रेस हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड
सॉलिड्स। इस ऐसे ही LPG जो होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड करके मींस जो लिक्विड पेट्रोल होता है उसको गैस में कन्वर्ट करके उसे सिलेंडर्स में फ़िल किया जाता है। तो वो भी इसी प्रॉपर्टी से फ़िल किया जाता है बिकॉज दे आर कंप्रेसिबल। जो LPG हम घरों में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो इसी तरीके से फ़िल की जाती है, वो एक कंप्रेस्ड गैस होती है। नेक्स्ट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। ये फ्यूल की तरह यूज़ होती है व्हीकल्स के अंदर, और ये कंप्रेसिबिलिटी ही इसका रीज़न है कि हम इसे गैसेस के फ्यूल के रूप में यूज़ कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव और हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से ही हम बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम्स की जो गैस होती है उसको स्मॉल सिलेंडर्स के अंदर इंसर्ट करके कंप्रेस करके कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईज़िली। वी कम टू नो of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach us? The particles of the aroma of food mix with the particles of air spread from the kitchen reach us and even further away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids due to high speed of particles and large space between them. Gases show the property of diffusing very fast into other gases. So students, यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इसे। जैसे आपके किचन में कोई भी खाना पक रहा हो तो किचन में एंटर करने से पहले ही हमें ये पता लग जाता है कि किचन में क्या पक रहा है, यानी ला लेते हैं कि ये चीज़ किचन में। तो जो फूड की जो पार्टिकल ऑयल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, वो पूरे किचन के अंदर स्प्रेड हो जाती है और स्किन भी स्प्रेड हो जाती है और वो हम तक लग जाता है। हॉट कुक्ड फूड वो सेकंड्स के अंदर ऐसे हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। और ये एक प्रॉपर गैस बहुत ही ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज़ होती है। इसी वजह से जो गैसेस की स्मेल है या जो फ्रेग्रेंस है वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही एक स्पेस को पूरा कवर अप कर लेती हैं। डेट मीन्स गैसेस जो हैं हाईली डिफ्यूजिंग होती हैं। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the area on the walls of the container. So students, gas हैं, सॉलिड्स के बीच में स्पेस नहीं होता, बट गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में है, इसीलिए वो हाई स्पीड पर रैंडमली रैंडम मूवमेंट की वजह से जिस कंटेनर में उन्हें रखा जाता है वो उनकी वॉल को हिट करते हैं और हिट करने से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस की ही वजह से। और ये जो प्रेशर होता है ये अगर उसे हम कंटेनर के पर यूनिट एरिया से कंपेयर करें तो एक तरीके का फोर्स लगा रहे होते हैं वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। तो डैट मीन्स गैस जो है वो प्रेशर क्रिएट करती हैं। सो हेयर यू कैन समराइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। So the properties of gases are: gases do not have an fixed shape. Gases do not have fixed shape and volume. Gases का कोई fixed shape या volume नहीं होता है। जिस कंटेनर में आप उन्हें कैप्ट करोगे वो उस कंटेनर के अंदर या जिस एरिया के अंदर वो स्प्रेड होगी वो उसी को अपना शेप और वॉल्यूम बना लेगी।
Second point is gases have maximum fluidity and least rigidity. Maximum fluidity means कहीं तक भी वो फ्लो कर सकती हैं, उनकी फ्लोइंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, लिक्विड से भी ज़्यादा होती है. एंड लीस्ट रिजिडिटी, रिजिड बिल्कुल नहीं होती गैसेस. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस, इसीलिए उन्हें हम गैस सिलेंडर्स के अंदर हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं. डेंसिटी ऑफ गैसेस इज़ लो. डेंसिटी गैसेस की लो होती है, सबसे कम गैसेस की ही डेंसिटी होती है. अगर डेंसिटी का आपको एक वो पूछा जाए कि आप ऑर्डर बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी गैसेस की होगी, फिर उनसे ज़्यादा होगी, फिर उनसे सॉलिड्स की होगी. ओके, तो ये ऑर्डर होगा डेंसिटी का. नेक्स्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज़ हाई. गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है. तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों होती है काइनेटिक एनर्जी. तो जस्ट रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट. और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं मूव होते रहते हैं. और मूव क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है. सो इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है. नेक्स्ट इज़ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज़ वेरी फास्ट. गैसेस का डिफ्यूजन बहुत ही फास्ट होता है. Examples of gases are LPG, liquid petroleum gas, CNG, compressed natural gas. और भी अपने इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, these are all gases. Now this diagram shows you the magnified schematic pictures of the three states of matter. The motion of the particles can be seen and compared in the three states of matter. इस पिक्चर से आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं कि किन पार्टिकल्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर. सबसे पहले सॉलिड का देखते हैं. सपोज़ कोई प्लेट के अंदर आपको शुगर, सॉल्ट या कोई भी सॉलिड पाउडर यहाँ पे प्लेट के अंदर रखा हुआ है, या फिर सिर्फ प्लेट के मॉलिक्यूल ही आप देख लो, प्लेट खुद एक सॉलिड है, तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं इस तरीके से एकदम पास होते हैं. उनके बीच में बहुत कम स्पेस प्रेजेंट होता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं. इसीलिए इसका जो शेप होता है वो रिजिड होता है और इसीलिए इसे कंप्रेस करना मुश्किल होता है. नेक्स्ट है लिक्विड. लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है. इफ़ यू कैन कंपेयर दीज बोथ पिक्चर्स एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, लिक्विड्स हैव मोर स्पेस बिटवीन देम, सो दे आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स एंड दे आर मोर डिफ्यूजिंग. नेक्स्ट है गैस. एक बलून की गैस को आपको शो करके दिखाया गया है मैग्नीफाइड व्यू में. तो इनके बीच में काफ़ी स्पेस है और ये काफ़ी रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं. So this was it. In today's video we have seen states of matter and their properties.